नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं, अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। तो तीसरी वेव इसके आने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा परहेज रखें, मास्क पहन कर ही चलें और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके चलें। सैनिटाइजर जो है अपनी जेब में रखें जब भी बाहर निकलें। तो अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें और जितना अपना बचाव रखेंगे उतना ही चांसेस कम हो जाएंगे थर्ड वेव के घातक होने के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज है 14 तारीख। ओके, तो आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। तो आज के एडिटोरियल में बात कर रहे हैं, लेट ए आर सी बाय एसेट्स अंडरलाइंग बैड लोन्स। ओके, तो अभी ए आर सीज जो है इनको हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ओके, तो इनका काम है जो खास तौर पे जो एनपीएस हैं, बैड लोन्स हैं, उनको रिस्ट्रक्चर करना। ओके, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ओके, रिस्ट्रक्चर करना मतलब किसी ना किसी तरीके से उसका हल ढूंढना जो लोन बैड लोन घोषित हो चुके हैं। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं नो सेंस इन रिस्ट्रिक्टिंग देम टू बॉर्डर्स। अब अभी बैड लोन, सॉरी, तो अभी बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम बैड लोन्स के रिगार्डिंग ही इनको रिस्ट्रिक्ट करके रख देंगे तो वहां पर भी कोई सेंस नहीं बनती है। जितना बढ़िया इस्तेमाल हम ए आर सी से कर पाए, ए आर सी का कर पाए, हमें करना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखो, जो भी बैंक्स होते हैं पहले लोन देते हैं किसी को भी, तो खास तौर पे अगर मैं बात करूं सरकारी बैंकों की, तो ज़्यादातर बुरी हालत सरकारी बैंकों की है। अभी कुल गिनती सरकारी बैंकों की भारत में सिर्फ 12 बची है। बाकी के जितने बैंक्स थे, जहाँ तो वो ख़त्म कर दिए गए, या फिर उनको बड़े बैंकों में मर्ज कर दिया गया। और ये गिनती और कम होगी, क्योंकि इस साल अभी 2 बैंक भारत सरकार सिलेक्ट करेगी जिनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। ओके, तो ये 12 से गिनती और कम होगी और धीरे धीरे ये बहुत कम हो सकती है। तो कारण क्यों है, ऐसा क्यों कर रही है भारत सरकार? तो ऐसा करने का कारण ये है कि जितने भी सरकारी बैंक हैं भारत के, तो वहां पर उनके ऊपर एनपीए बहुत हो चुका है, बैड लोन बहुत हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत हो चुका है। तो ये कैसे बनता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट? देखो, अगर कोई भी लोन आप उठाते हो किसी भी बैंक से, ओके, तो वो लोन का पूरा एक यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार होता है कि आपने उस लोन के प्रति कितना इंटरेस्ट देना है महीने के हिसाब से। ओके, तो वो उसी से जो है इनकम बढ़ती है बैंकों की, जब रिटर्न आता है, जब इंटरेस्ट आता है। तो ज़्यादातर सरकारी बैंकों में ऐसा हो रहा है कि वो लोन जो उन्होंने दिया, ओके, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो किस्तें हैं वो नहीं आ पा रही हैं। ओके, तो अभी जब 1 महीने किस्त नहीं दी तो चलता है, ठीक है, 2 महीने नहीं दी तो यहाँ पर फिर भी जो है नोटिस नोटिस जारी हो जाता है कि आपका जो लोन है वो एनपीए घोषित हो सकता है। तो अभी जब 3 महीने गुजर जाए, 90 दिन जब गुजर जाए, 90 दिन के ऊपर समय हो जाए, तो तब उस लोन को उस बैंक के द्वारा एनपीए घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है कि 3 महीने तक लगातार ये परफॉर्म ही नहीं करा। परफॉर्म ही नहीं करा कहने का मतलब है कि कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आया उस लोन से जो हमने 3 महीने पहले दिया था किसी को भी, किसी भी पर्पस के लिए। तो सरकारी बैंकों ने ये बहुत बड़े पैमाने पर काम किया हुआ है। ओके, तो अच्छा खासा लोन बांटा है लोगों को, तो बहुत बड़े पैमाने पर लोन वापस ही नहीं आया। तो अभी कुल मिलाकर 8 से 9 लाख करोड़ का एनपीए है सरकारी बैंकों के ऊपर। ओके, तो पिछले कुछ सालों में जो अगर मोदी गवर्नमेंट की भी बात करूं तो उन्होंने भी अभी तक 3 लाख करोड़ पैसा इन्फ्यूज कर दिया है बैंकों में, सरकारी बैंकों में, जो कि ये दिवालिया ना हो जाए, डूब ना जाए। 3 लाख करोड़ ये सभी टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो आम टैक्स पेयर्स हैं, जो जीएसटी दे रहे हैं या फिर जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। ओके, उनका जो पैसा इकट्ठा होता है तो उसी से ही बजट तैयार होता है। ओके, तो वही पैसा यहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपया दिया गया सरकारी बैंकों को, कहीं ये डूब ना जाए। ओके, तो गलती बैंकों की है, तो यहाँ पर पैसा टैक्स पेयर्स का चूसा जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार और नहीं चाहती कि ऐसे टैक्स पेयर्स के पैसे को खराब किया जाए, इसीलिए ये सरकारी बैंकों की गिनती धीरे धीरे कम कर दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में एक या दो ही सरकारी बैंक बचे, बाकी सभी बैंकों को या तो मर्ज कर दिया जाएगा और या फिर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी इस आर्टिकल में क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एआरसी की बात कर रहे थे, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, इनका काम है बैड लोन्स को रिकंस्ट्रक्ट करना, कि किसी ना किसी तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए कि ये एनपीए ना रहे। ओके, काम चले इसका। तो यहाँ पर शुरुआत में बात की जा रही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। तो ये 2016 में
ये पार्लियामेंट में पास किया गया था, ये लॉ, ये कोड लाया गया था। इसमें ऐसा था कि अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जिसने लोन उठाया हुआ है, ओके, तो यहाँ पर आगे वो काम नहीं कर पाया, मतलब जिस पर्पस के लिए लोन लिया था, आगे वो अगर कोई सपोज करो रेस्टोरेंट खोलना था, नहीं चल पाया। अगर मैं किसी बड़ी कंपनी की बात करूं, अगर मैं किसी भी बड़े एसआर ग्रुप की बात कर लेता हूँ, किसी भी बड़े ग्रुप की बात कर लेता हूँ, ओके, तो वो मतलब आगे नहीं काम कर पाए उस पर्पस के लिए, तो फिर ये क्या होता है कि उसका कोई सोल्यूशन ढूंढा जाता है। तो सोल्यूशन ढूंढते क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन प्लान बनता है उस पर्टिकुलर कंपनी का कि इसके पैसे का सोल्यूशन निकालें, क्योंकि उस कंपनी में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है। तो अगर कंपनी डूब जाती है तो वो इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। ओके, तो अगर ऐसे पैसे डूबने शुरू हो गए तो यहाँ पर जो ये कैपिटल मार्केट है, ओके, तो यहाँ पर वहां पर जो है डैमेज हो सकता है, फर्दर आगे ग्रो नहीं कर पाएगी मार्केट, अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा ही टूट गया कि अगर हम पैसा लगाएं तो हमें कुछ वापस ही ना आए, हमारा पैसा ही डूब जाए। तो इसीलिए यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लाया गया ताकि एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार किया जाए उस पर्टिकुलर कंपनी का, फिर उस कंपनी को बेचा जाएगा किसी बड़ी कंपनी को जो उसी सिमिलर सेक्टर में काम कर रही है, या फिर ना भी काम कर रही हो, बेचा जाएगा। ओके, तो उसको फिर जब खरीदा जाएगा ना, तो खरीदने वाला ऐसा नहीं कि जितना कुल वैल्यूएशन बनता है कंपनी का तो वो पूरे पैसे देगा, तो ये सिर्फ एक डील होगी। ओके, जितना पैसा मिल गया, जितना भी पैसा मिल गया, तो यहाँ पर उसको फिर उस पैसे को बांट दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। ओके, तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड होता है। तो इसमें रेजोल्यूशन प्लान बनाते बनाते भी एक अच्छा बायर ढूंढते ढूंढते भी 2 साल का समय लग जाता है। ओके, तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को एफिशिएंट बनाना है कि एफिशिएंटली वो काम करे, तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो इस तरीके से हो, मस्ट रिमूव द फैटर्स ऑन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बाइंग स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ फेल्ड कंपनीज। तो यहाँ पर रेगुलेशन इस तरीके से हो कि जो यहाँ पर बेड़ियां जंजीरें यहाँ पर आपने डाली हुई हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर, तो यहाँ पर उसको हटाना होगा आपको। ओके, तो यहाँ पर जब भी वो किसी स्ट्रेस्ड एसेट्स को खरीदती हैं किसी भी फेल्ड कंपनी की, ओके, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का काम यही है कि यहाँ पर जो फेल्ड कंपनी है उसके एसेट्स को खरीदा जाए। ओके, तो उसको खरीद कर आगे उसका सोल्यूशन निकाला जाए किसी ना किसी तरीके से। तो खरीद के जितनी भी अमाउंट बनती है, अगर सपोज करो 1 लाख करोड़ का एसेट है, जब खरीदा गया तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा 1 लाख करोड़ रुपया दे दिया जाएगा, तो डील होगी। हो सकता है वो 25,000 करोड़ में हो जाए या फिर 50,000 करोड़ में हो जाए, जितना मिल गया ले लो भाई। ओके, बाकी का नुकसान ही है उनका। ओके, उस फेल्ड कंपनी का। ओके, तो ये यहाँ पर प्लान रहता है एआरसी के तहत भी, और आईबीसी के तहत भी ये भी सेम चीज होती है। ओके, तो एआरसी पर्टिकुलरली यहाँ पर काम करती है बैड लोन्स के ऊपर। ओके, तो अभी इस साल के बजट में बात की गई थी नेशनल एआरसी बनाई जाएगी। ओके, तो उसी नेशनल एआरसी को नाम दिया जाएगा बैड बैंक। ओके, पर्टिकुलरली एक बैड बैंक बनाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ बैड लोन्स के ऊपर ही काम करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर बात की जा रही है जो कमेटी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा सेटअप की गई है, तो यहाँ पर रिव्यू करने के लिए द रोल ऑफ एआरसीज इन रिजॉल्विंग बैड लोन्स अंडर आईबीसी। Okay. Ideally, recommend redefining of ARC as a corporate entity engaged primarily in the business of reconstruction bad loans. Okay. तो यहाँ पर बात की जा रही है जो कमेटी को जो यहाँ पर काम दिया गया, तो यही काम दिया गया है कि रिव्यू करो, रोल देखो, ये जो एआरसीज है कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि जो बैड लोन्स का यहाँ पर सोल्यूशन निकाल रही है अंडर आईबीसी। ओके, आईबीसी के तहत। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन यही मिली है कि रीडिफाइन करो एआरसीज को। ओके, तो यहाँ पर एक एज ए कॉर्पोरेट एंटाइटी के तौर पर इनको देखा जाए कि यहाँ पर सबसे प्राइमरली इनका यहाँ पर एंगेजमेंट यही है कि कैसे जो है बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। ओके, तो कैसे बैड लोन्स जो है उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, जो कि यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत यहाँ पर काम जो कंपनी का चलाया जा रहा है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और प्रीव्यू लेने की बात कर रहे हैं, किसका, ये है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सारफेसी एक्ट बोलते हैं। ओके, सारफेसी एक्ट बोलते हैं। तो ये 2002 में लाया गया था। इसका मतलब ये था 2002 में लाने का कि उस समय अगर किसी कंपनी का लोन अगर बैड लोन हो गया, ओके, तो वो मतलब किस्तें नहीं दे पा रहा है, तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो जब्त यहाँ पर की जा सकती हैं सारफेसी एक्ट के तहत। ओके, जो भी उनका कलेटरल होगा उस कंपनी का, जो भी गिरवी रखा होगा, सबको यहाँ पर जब्त किया जाएगा बैंक के द्वारा अपना पैसा पूरा करने के लिए। तो ये काम सारफेसी एक्ट के तहत किया जाता है।
और इसके ऊपर भी यहाँ पर कमेटी के द्वारा रिव्यू करने की यहाँ पर बात की जा रही है। सो दिस इज नेसेसरी टू गिव इट द ऑपरेशनल फ्रीडम ऑफ एआरसी नीड्स टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल इन रिजॉल्विंग बैड लोन्स अंडर आईबीसी। तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से आज़ादी से एआरसीज काम कर पाए, तभी जो उसका जो फुल पोटेंशियल है वो बाहर निकले, और यहाँ पर जो बैड लोन्स का यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो निकाला जाए आईबीसी के तहत। ओके, और आगे बात की जा रही है, एन एआरसी शुड नॉट बी लिमिटेड टू बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है जो शुरुआत में हेडलाइन दी गई है कि इनको मतलब इनका दायरा सीमित नहीं रखना है एआरसीज का। तो वही बात कर रहे हैं कि लिमिटेड नहीं रखना है, कि ये मतलब खरीदो फरोख्त पे ही यहाँ पर इनका काम हो, और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे वही बात कर रहे हैं ना कि एआरसी का काम है बैड लोन खरीदा, ओके, तो उसका सोल्यूशन निकाला, उसको उसके रिगार्डिंग पैसे दिए, फिर फर्दर वो कोई ऐसा ग्राहक ढूंढेगी कि वहां से अच्छा कोई पैसा मिल जाए। तो इस तरीके से मतलब यही बात कर रहे हैं कि इनकी दायरा थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए। तो एंड बट मस्ट बी फ्री टू बाय एंड सेल द अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ बैड लॉस एज वेल। ओके, तो मतलब कि इनको इतना आज़ादी यहाँ पर होनी चाहिए कि जो भी एसेट बैड लोन घोषित हो चुका है तो उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह आती है, उसको अच्छे से खरीद सके, बेच सके। ओके, ए रोल आरबीआई हैज डीम्ड इट फिट टू डिनाई इट notwithstanding the express mandate of section 5 clause 3 of the सारफेसी एक्ट। तो ये क्या बोलता है जो सेक्शन 5 क्लॉज 3 है सारफेसी एक्ट का, ऑल द राइट्स of the lender over the borrower flowing from the credit relationship will be transferred to ARC when the ARC take over the bad loan from the original lender। कहने का मतलब ये है, मतलब कि जो लेंडर जिसने पैसे दिए थे शुरुआत में किसी बोरोवर को, तो वो कौन था? वो बैंक था, एक बैंक था, लेंडर, एक लेंडर इंस्टीट्यूशन था जिसने पैसे दिए दूसरे को, बोरोवर को, ब्याज पे। तो यहाँ पर क्या है कि इस एक्ट सेक्शन 5 क्लॉज 3 के तहत, आरपीसी एक्ट के तहत ऐसा है कि जो भी क्रेडिट के रिलेटेड यहाँ पर रिलेशनशिप है, जो भी यहाँ पर एआरसी काम करेगा, तो सब कुछ यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस लेंडर के द्वारा एआरसी को, कि अभी आप ही सब कुछ देखो। ओके, तो यहाँ पर पूरा का पूरा टेक ओवर जो है एआरसी के द्वारा कर लिया जाएगा, जो पहले का लेंडर था उसके मुकाबले में। ओके, तो अभी वही जो है बैड लोन के ऊपर एआरसी ही देखेगा, उसका सोल्यूशन निकालेगा। और आगे बात करें, द जॉब ऑफ एन एआरसी इज टू रिजॉल्व बैड लोन। तो काम इनका ही है कि बैड लोन्स को रिजॉल्व करना है। ओके, एंड सो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एआरसी बाइंग एन एसेट अंडरलाइंग ए बैड लोन एंड बीइंग फोर्स्ड टू परचेज ओनली बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स इज प्लेन इररेशनल। तो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप एआरसी के ऊपर लगाते हैं, जब भी वो कोई भी एसेट खरीदता है, कहीं से भी कोई एसेट खरीदता है, कोई बैड लोन का एसेट खरीदता है, मतलब जहां पर बैड लोन है, अगर आप उसको ये फोर्स करते हो कि सिर्फ और सिर्फ वो बैड लोन्स को ही परचेज करे बैंकों के साथ, तो ये सही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर बात करें, इट रेस्ट्रिक्ट्स द मार्केट फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड इंक्रीजेस द इवेंचुअल हेयर कट्स दैट बैंक्स हैव टू टेक। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या होगा कि जो मार्केट है, तो यहाँ पर जो है ना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। अगर एआरसी को आप सिर्फ एक ही काम के ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पर कर रहे हो, उसका दायरा नहीं बढ़ाते हो, तो यहाँ पर जो है स्ट्रेस एसेट्स के ऊपर मार्केट जो है वो अनबैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हेयर कट्स लगाए जाते हैं बैंकों के द्वारा, तो ऐसे चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो हेयर कट्स यहाँ पर कहने का मतलब, जैसे किसी भी बोरवर को किसी बैंक ने सपोज करो 10,000 रुपये दिए लोन के ऊपर, ये ले लो, तो उसके बाकायदा आप इंटरेस्ट हमें देते जाओ। तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब वो बोरवर नहीं दे पा रहा पैसे, तो बैंक ये कहेगा कि चलो यार, आप मुझे 10,000 रुपये वापस करने थे, 10,000 ना वापस करो, अब मुझे 8,000 वापस करो। ओके, तो ये इसको यहाँ पर हेयर कट बोलेंगे। बैंक ने हेयर कट लगा दिया कि चलो पहले ब्याज भी तो थोड़ा खाया ही है, अब ये नहीं दे पा रहा, तो मुझे कम से कम 8,000 ही वापस कर दे, तो गेम खत्म है। ओके, तो ये मतलब इस तरीके के हेयर कट्स भी लगाए जाते हैं बैंकों के द्वारा, तो ऐसे चांसेस ना डेवलप हो। ओके, तो यहाँ पर आगे आरबीआई की एक रिपोर्ट की बात की जा रही है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, रिजेक्शन लगा दी गई है आरबीआई की एक रिपोर्ट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ऑफ यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, रेजोल्यूशन प्लान। ओके, तो ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, पूरा नाम है इसका। ओके, यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इसका एक यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान था। तो ये क्या करने जा रही थी, टू बाय द एसेट्स ऑफ बैंकरप्ट टेलीकॉम ऑपरेटर एयरसेल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर ये एयरसेल ग्रुप का एक, एयरसेल ये कंपनी आई थी कुछ समय पहले, जैसे एयरटेल है और रिलायंस है, तो ये एयरसेल भी इंट्रोड्यूस हुई थी।
तो ये सिम्स वगैरह यहाँ पर देते थे। तो यहाँ पर ये फेल हो गया, ये कंपनी फेल हो गई। तो यहाँ पर ये जो ERC है ना, ये यहाँ पर इसने रेजोल्यूशन प्लान बनाया कि इसके यहाँ पर एसेट्स को खरीदा जाए। ओके, तो लेकिन यहाँ पर RBI के द्वारा इस रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर रिजेक्शन लगा दी गई। तो कहा गया कि ये प्लान जो है, रेजोल्यूशन प्लान, ये जो सारफेसी की जो गाइडलाइंस है ना, उसके अंतर्गत ये मतलब नहीं आता है। जो सारफेसी एक्ट कहता है, तो उसके हिसाब से अगर प्लान बनेगा तो फिर ही आप जो है इसको टेक ओवर कर पाओगे, इसके जो एसेट्स है वो खरीद पाओगे। और आगे यहाँ पर बात करें, जो रेजोल्यूशन प्लान बनते हैं बैड लोन्स के, तो ये इन पे समय लगता है। इतनी जल्दी नहीं कि आज कोई एक कंपनी दिवालिया हुई और कल ही उसका रेजोल्यूशन प्लान बन गया, तो समय लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें कि जो पेशेंट कैपिटल होता है, तो दैट कैन गेट मोस्ट ऑफ द एसेट्स प्लेस्ड इन देयर केयर। तो यहाँ पर इनके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। तो पेशेंट कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ARCs आर और शुड रिप्रेजेंट पेशेंट कैपिटल दैट कैन बाय बैंकरप्ट कंपनीज। तो यहाँ पर इस पेशेंट कैपिटल के ऊपर फोकस करना होगा ARCs को। इनके थ्रू क्या होगा, इनके पास पैसे आ जाएंगे, फंडिंग का थोड़ा यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उसी पैसे को यूज करके बैंकरप्ट कंपनीज को ये खरीद सकेंगे। ओके, तो वही कह रहे हैं कि दायरा थोड़ा बढ़ाएं यहाँ पर। रन पोर्शन दैट कैन बी रन प्रॉफिटेबली। ओके, तो उसी यहाँ पर जो बैंकरप्ट कंपनी है, उसका जो पोर्शन अगर सही तरीके से काम कर रहा है, मतलब कि कुछ प्रॉफिट आ रहा है, अगर कोई भी एक कंपनी, उसके अंदर कोई ऐसा पोर्शन जो सही तरीके से काम कर रहा है, तो उसको रन करें प्रॉफिटेबली, वहां से प्रॉफिट कमाए। एंड सेल ऑफ बिड्स टू बायर्स लुकिंग टू बाय जस्ट दोज बिड्स एंड नथिंग मोर। और बाकी के जो बचा हिस्सा है, तो उसको यहाँ पर बेचे। जो भी नया बायर यहाँ पर निकलता है, तो उससे भी यहाँ पर जो है आगे जो है प्रॉफिट निकल के आ सकता है। टू गेट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द एसेट। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने किसी बैंकरप्ट कंपनी का एसेट खरीदा है ना, तो उसको धीरे धीरे करके आप जो है अच्छा खासा जो है वैल्यू उसका रिकवर कर सकते हो एसेट्स का। ओके, तो ये फायदा यहाँ पर ARC को रहेगा अगर इस तरीके से वो काम करते हैं तो। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है इस आर्टिकल का, इस एडिटोरियल का। कैसा लगा डिस्कशन, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, फीडबैक दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।